स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। आज हमारा चैनल 2000 सब्सक्राइबर की लिस्ट में है और आज हम 3000 घंटे वॉच टाइम को पूरा कर चुके हैं आप लोगों के सहयोग के बदौलत। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी को मेरी तरफ से। आपने हमारा सहयोग किया और अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आए मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप शेयर सब्सक्राइब किया करिए। हम लोग जो क्लासे देंगे सर ये इंटरेस्ट नहीं बेचते, हम आपको बरगला के क्लासे नहीं बेच रहे, हम फ्री में क्लास दे रहे हैं। और जितनी डीप क्लासों को दिया जा सकता है, चाहे वो साइंस की हो, हिंदी की हो, हिंदी की क्लासों को रोकना पड़ता है कि और साल करिए, ठीक है। जितनी डीप दी जा सकती है सर हम उस व्यवस्था पे आपके साथ काम कर रहे हैं। मैथ की क्लास है भाई, सारी चीजें कोई ऐसा नहीं कि हम आपको 199 में कोर्स चेप दें कि अपनी से जो चीजें रियलिटी है प्रीवियस ईयर पेपर सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का अंतिम टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने मंत्रिमंडल की चर्चा किया था और मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद हम आगे बढ़े थे, ठीक है। महान्यायवादी की चर्चा हुई थी, उनके पावर्स को, शक्तियों को जाना था। कल के वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि लड़कियों को राजनीति की समझ नहीं रहती। उसमें बड़े कमेंट आए थे, मुझे पर्सनली कमेंट आए कि सर आपने ऐसा क्यों कह दिया, कोचिंग के बच्चों ने कमेंट किया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यार कि तुमको तुम अगली इंदिरा गांधी हो और मैं समर्थन करने आऊंगा, लेकिन एक जवाब दे दो। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तथा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, तथा दूसरा क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, दूसरा प्रश्न ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री किस सदन से आए थे, किस सदन से व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने? ठीक, अभी हम आगे आज इसी टॉपिक पे आ रहे हैं, बड़े टॉपिक पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है भारत का उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री क्या विषय आज का हमारा? भारत का उप प्रधानमंत्री। अगर हम आपसे उप प्रधानमंत्री की बात करें, भारत में उप प्रधानमंत्री की, तो भारत के संविधान में ऐसा कोई पद है ही नहीं। कौन सा पद नहीं है? उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। फिर ये क्या होता है उप प्रधानमंत्री? अब तक भारत में 8 बार उप प्रधानमंत्री बैठाए जा चुके हैं, 8 उप प्रधानमंत्री बैठाए जा चुके हैं 7 लोकसभा में। ये होते क्या है? तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना है, भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे क्या सत्तारूढ़ पार्टियां मनमानी करेंगी, अपने हिसाब से काम करना चाहती हैं, तो आप लिखेंगे लेकिन सत्तारूढ़ दल जो है, लेकिन सत्तारूढ़ दल राजनीतिक कारणों के कारण किन कारणों के कारण? राजनीतिक कारणों के कारण संविधान से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति
उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति ठीक, एक सेकंड आप जरा सा पूरी लाइन को देख लो यार। लेकिन सत्तारूढ़ राजनीतिक कारणों के कारण संविधान से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट से मेरे भाई, तो क्या आएगा कि यह जो भारत में उप प्रधानमंत्री का पद है, यह कैसा पद है? भारत में उप प्रधानमंत्री का पद कैसा पद है? तो यह एक संविधानेतर पद है। यह एक संविधानेतर पद है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे मेरे भाई, यह एक संविधानेतर पद है। यह एक क्या है? संविधानेतर पद है, जिसकी चर्चा संविधान में तो नहीं है, लेकिन यह पद बनाया जाता है। जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन यह पद बनाया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वह स्वयं की सलाह लेने के लिए इस पद का गठन कर सकता है। अगला, अब एक पॉइंट लिखेंगे, आज तक मतलब अभी तक भारत में, एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे, अभी तक भारत में 8 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 8 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 8 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जो ये 8 उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ये 7 बार रहे हैं। अगर एक लाइन हम और यहाँ पे लिखें कि अभी तक भारत में अभी तक 7 बार उप प्रधानमंत्री का पद सृजन किया गया है। सृजन किया गया है। अभी तक भारत में 8 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कितने? 8। और पद कितनी बार बनाया गया है? 7 बार। 7 बार पद बना तो 7 बार आदमी होना चाहिए, लेकिन 8 बार बता रहा है। 8 बार बता रहा है तो किसी एक बार 2 लोग एक साथ क्या रहे होंगे? उप प्रधानमंत्री। तो अगली हमारी जो लिस्ट है वो है भारत में उप प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं अपनी हम लिस्ट को, उप प्रधानमंत्री को। ठीक, आप यहाँ से देखना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। मैंने बहुत डेट को इसमें नहीं लाया है, क्योंकि डेट से ज्यादा क्वेश्चंस कभी आते नहीं, ना इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरी बात को समझे। चलिए, क्रम संख्या, ये क्या दिया हुआ है भैया? क्रम संख्या। क्रम संख्या, ये पहला पॉइंट है हमारा, क्रम संख्या। दूसरा, नाम। तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 से लेके 1950 तक। कब से बने? 1947 से लेकर 1950 तक बने। जब ये बने तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में प्रधानमंत्री कौन उप प्रधानमंत्री कौन बना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्रम है मोरारजी देसाई। दूसरे भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं, जो 1967 से 1969 के टाइम पीरियड में बने, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा
गांधी थी। तीसरा जो क्रम है इसमें, तीसरे क्रम पे गद्दी में आए जगजीवन राम। यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा इस वाले पॉइंट पे, तीसरे और चौथे पे। तीसरे और चौथे को अगर हम एक सेटअप कर ले, चलो ठीक, तीसरे और चौथे को हम क्या कर ले, एक सेटअप में कर ले। तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों लोग एक साथ भारत के उप प्रधानमंत्री थे। कब जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो ये मोरारजी देसाई क्या थे, पहले उप प्रधानमंत्री, और ये क्या बने, प्रधानमंत्री भी बने। ये भी क्वेश्चन आता है, कौन सा उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बना था, कौन सा उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। इसको लिखना पड़ेगा, कोई पढ़ाता नहीं इसको, आप बैठ के लिस्ट देखिए, निकालिए। ठीक, अब इनके समय पे दो उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री। अब पांचवें नंबर पे आते हैं हमारे वाई.वी. चौहान। वाई.वी. चौहान 1979 से 80, 1979 से 1980। अब यहाँ पे देख रहे हो तो चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे और यहाँ पे चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस समय उप प्रधानमंत्री वाई.वी. चौहान थे। छठवां नंबर चौधरी देवीलाल। छठवां नंबर किसका है मेरे भाई, छठवां नंबर है चौधरी देवीलाल। ये उप प्रधानमंत्री बने 89 से 90 के बीच में, जब भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। बीपी सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री थे। सातवां नंबर था चौधरी, फिर वही है चौधरी देवीलाल। ठीक, 90 से 91। ये कब बने, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर सिंह। और भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो 8वें नंबर पे थे 2002 से 2004। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाल कृष्ण आडवाणी भारत के क्या बने, भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री बने। तो ये जो हमारा टॉपिक है उप प्रधानमंत्री वाला, ये यहीं पे समाप्त हो गया। अब हमारा अगला भाग संविधान का कौन सा चलेगा, हमारा अगला भाग संविधान का चलेगा संघ की विधायिका। आते हैं अपने टॉपिक पे। विषय क्या लिखेंगे हम, संघ की विधायिका। भाग 5 में हमारा टॉपिक होगा संघ की विधायिका। क्या होगा, संघ की विधायिका। चलो, अब इसमें कितने लोग हो जाएंगे, संघ की विधायिका में कौन आएगा। जब हम संघ की विधायिका पे आगे बढ़ेंगे तो इसे ही हम कहेंगे संसद। क्या कहेंगे, संसद, जिसे तुम कहोगे पार्लियामेंट। क्या कहोगे मेरे भाई, पार्लियामेंट। ठीक, अब इसके कितने भाग हैं, आइए देखते हैं। पहले इसके कितने भाग हैं, इसके हैं 3 भाग। कितने भाग हैं, 3। पहला भाग इसका होगा राज्यसभा। दूसरा भाग इसका होगा राष्ट्रपति। और तीसरा भाग मेरे भाई इसका होगा लोकसभा। अब राष्ट्रपति को तुम पढ़ ही चुके हैं, कार्यपालिका में पूरी राष्ट्रपति को एक्सप्लेन कर ही लिए हो। राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा का सदस्य है और ना ही लोकसभा का सदस्य है, लेकिन इसके बाद भी वो संसद का अभिन्न अंग है। बिना उसके किसी भी विधेयक को, किसी भी कानून को ना तो पारित किया जा सकता है और ना बनाया जा सकता है। तो संसद का अभिन्न अंग कौन है, राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति को तुम पढ़े हो, अब कितनी आर्टिकल आएगी, तो 79 से लेके इसमें का
79 से लेके अनुच्छेद 122 तक। कहां से कहां तक? 79 से लेके अनुच्छेद 122 तक किसमें रहेगा? भाग 5 के संघ की विधायिका में। अब संघ की विधायिका का जो पहला हिस्सा है वो है राज्यसभा और जो दूसरा हिस्सा है वो है लोकसभा। अब संवैधानिक इतिहास में तुमसे एक चर्चा हुई है हमारी तुम्हारी। क्या चर्चा हुई है? द्विसदनीय। कैसी विधानसभा का गठन होगा? द्विसदनीय विधानसभा का गठन होगा। द्विसदन, पहला सदन राज्यसभा, दूसरा सदन लोकसभा। जो राज्यसभा हमारा सदन है ये उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन, उच्च सदन। जो लोकसभा हमारा सदन है ये निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। ठीक, इसका ये भी कॉमन हाउस है राज्यसभा, ये भी उच्च है और ये भी कॉमन हाउस ये है लोकसभा। इन दोनों में अंतर सर क्या है? इसमें जो सदस्य बैठेंगे, इसमें जो सदस्य बैठेंगे उनका जो निर्वाचन होगा सर वो अप्रत्यक्ष होगा। इनको डायरेक्ट जनता वोट नहीं देगी। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन लोकसभा में जो व्यक्ति बैठेगा, जो लोकसभा का सदस्य होगा, उसका निर्वाचन कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। लोकसभा में सदस्य, जो लोकसभा का सदस्य होगा उसका निर्वाचन कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा भैया। कैसा होगा? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट जनता इनको वोट देगी। जैसे हमारा तुम्हारा घर कहाँ? सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर का सांसद कौन है? मेनका गांधी। अभी चुनाव हुआ तो मेनका गांधी को वोट दिए थे ना, तो ये कैसा हो गया? मेनका गांधी को तुम वोट दिए। लेकिन अभी बताओ राज्यसभा में सांसद कौन है? तुमको पता है? सुल्तानपुर एरिया का नहीं पता, क्योंकि तुम उनको डायरेक्ट वोटिंग करते ही नहीं हो। उनको कौन वोट देता है? फिर राज्यसभा सांसद, जो राज्यसभा का सदस्य बनेगा उनको कौन वोट देगा? उनको वोट देंगे राज्यों के विधायक। कौन वोट देंगे? राज्यों के जो आपके विधायक जो जीतते हैं। हमारे तुम्हारे यहाँ 2 सरकार चलती है हमारे तुम्हारे यहाँ। सरकार का मतलब समझो बहुत ध्यान से, आज हम विशेष बात करने आए सरकार पे। जैसे अगर इस टॉपिक को थोड़े 2 मिनट के लिए हम बगल कर ले, फिर आ जाते हैं। देखिए, अगर हम इससे हटे और हम बात करें भारत में सरकार की, किसकी बात करें? भारत में सरकार की। ठीक, सरकार की। भारत में 2 व्यवस्था है। पहला केंद्र, एक जगह यहां पे सरकार बैठती है, और दूसरा राज्य, एक जगह पे यहां पे सरकार बैठती है। केंद्र में कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन है सर? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य में जो कार्यपालिका का कार्य देखता है वो है मुख्यमंत्री। वो भैया कौन है? मुख्यमंत्री। केंद्र वाला प्रधानमंत्री, राज्य वाला मुख्यमंत्री। इनके दोनों के सर कोई रिश्ते नहीं है। इनका अलग विधानमंडल है, इनका अलग चुनावी प्रक्रिया है। अब समझो, केंद्र में कितने सदन हैं? अभी बोला था 2 सदन है। एक उच्च सदन, दूसरा निम्न सदन। उच्च सदन पे किसको लिखते हो? राज्यसभा को। निम्न सदन पे किसको लिखते हो? लोकसभा को लिखते हो। अब राज्य में आ जाओ। राज्य में सभी राज्य द्विसदनात्मक नहीं है, द्विसदन है। जैसे राज्य में भी 2 सदन है। कौन सा? विधान परिषद, विधान परिषद और विधान सभा। पहला क्या? ये राज्य है, ये केंद्र। यही तुमसे बोला था कि मैं सरकार पे आज चर्चा करूंगा। ये केंद्र है। केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन। राज्य में विधान परिषद और विधानसभा, 2 सदन। इन्हीं दोनों के सम्मिलित रूप को तुम कहते हो विधान मंडल। विधान
मंडल। इसमें एक आदमी को तुम हो, जब राज्य की विधायिका पढ़ोगे तो एक व्यक्ति शामिल हो जाएगा, राज्यपाल। जैसे इनके यहाँ शामिल, जैसे यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जब तुम यहाँ पे क्या डाले, संघ की विधायिका, तो संघ की विधायिका में राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। इधर जब तुम आए राज्य की विधायिका में तो विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल आ जाएगा। इन दोनों के ज्वाइंट को क्या कहा जाता है, विधान मंडल। लेकिन अब इसके साथ एक दिक्कत है, ये वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। हर राज्य की बात हो गई। केंद्र में एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। मेरी बात को ध्यान से समझते चलना थोड़ा सा, ठीक। चलो यहां पे राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जिसको जनता डायरेक्ट वोट देगी। विधान परिषद अप्रत्यक्ष, विधानसभा प्रत्यक्ष। अगर आप हल्का सा राजनीति में एक्टिव होंगे तो यूपी में एक चुनाव होता है एमएलसी का। आप कहते हैं भैया एमएलसी विधान परिषद के सदस्य हैं। एक चुनाव होता है जहां पे आप वोट देते हैं और वहां पे बनते हैं विधायक। तो विधायक जो आप जनता द्वारा वोट दे के आ रहा है वो कहां का सदस्य है, विधानसभा का। जो एमएलसी है उसको बीडीसी और प्रधान मिलकर वोट देते हैं, वो विधान परिषद का सदस्य है। ये दोनों कहां हो गए, राज्य के। तो ये जो विधान परिषद है ये राज्य का उच्च सदन है। क्या है, राज्य का उच्च सदन। विधानसभा राज्य का निम्न सदन है, निम्न सदन है, ठीक। जिस प्रकार से ये केंद्र का उच्च सदन है उसी प्रकार से ये भी राज्य का उच्च सदन है। अब नियम क्या है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है, भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो भारत में 2 सदन है। आप नियमता तो सर ये है कि आप इस सदन से जीत के आइए, इस सदन में आप सांसदी लड़िए। अगर आपको याद हो नरेंद्र मोदी जब पहली बार आए थे तो पूरी कहानी समझना, 2 जगह से सांसदी लड़े थे। एक सीट गुजरात में लड़े थे, दूसरी सीट कहां लड़े थे, बनारस में लड़े थे। इसकी एक अलग सी कहानी है 2 सीट पे लड़ने की। 2 सीट पे लड़ने की एक अलग कहानी है। जैसे मैं तुमसे कह दूं क्या, उन्हें ये नहीं पता था कि वो यहां बनारस से जीतेंगे, हार भी सकते थे। और अगर एक जगह से लड़ते, मान लीजिए बनारस से हार जाते, तब वो कभी प्रधानमंत्री न बन पाते। क्यों? क्योंकि भाजपा की उस समय राज्यसभा में बहुमत नहीं थी और राष्ट्रपति भी भाजपा का नहीं था कि वो मनोनीत द्वारा इनको कर लेता। नियम क्या है प्रधानमंत्री बन, नियम क्या है, नियम सर ये कहता है कि आप लोकसभा जीत के आइए, अपने नेता उसका रहिए, अपने गुट का नहीं नेता रहिए अपने दल का, आपको राष्ट्रपति चुन रहे, हाँ भैया दल के नेता इनको प्रधानमंत्री बना दो। तो यहाँ पे जीतना, लेकिन एक व्यवस्था बनाई गई कि अगर आप यहाँ से नहीं जीत पाए या आप चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं जीत पाए, अगर आप यहाँ के मेंबर बन जाते हैं, कहाँ के मेंबर बन जाएंगे, राज्यसभा के। अगर आप लोकसभा के मेंबर नहीं बन पाए तो कहां के बन जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत में अभी तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए। कितने? 3। इंदिरा गांधी, 1966 में इंदिरा गांधी सीधा राज्यसभा से आई थी। निर्वाचन लोकसभा का निर्वाचन नहीं लड़ी, बाद में लड़के भी जीती थी, लेकिन पहले कहां से आई थी, राज्यसभा से। कब? 1966 में। 1996 में एचडी देवगौड़ा भी सर कहां से आए थे, राज्यसभा से आए थे। ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे उस टाइम। उसके बाद 2 साल 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, कभी लोकसभा का चुनाव लड़े ही नहीं। ये कहां से आते थे, राज्यसभा से आते थे। कहां से आते थे, राज्यसभा से आते थे। मेरी बात क्लियर हो गई? चलो, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे आपको इस सदन का मेंबर होना पड़ेगा या इस सदन का मेंबर होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी सदन के मेंबर नहीं हैं तब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं।
आप ना इसके मेंबर हैं ना इसके मेंबर हैं, तब बन जाएंगे तो क्या होगा? अगर आज आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलवा दी गई तो 6 माह के भीतर आपको इसका या इसकी किसी एक की क्या करना पड़ेगा? सदस्यता लेनी पड़ेगी। चाहे इसमें आप किसी सीट से आइए, इस्तीफा दिलवा के जीत के आइए, या आप राज्यसभा जाइए, ये इसका प्रावधान है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 सदन, ये क्लियर हुआ। सेम पावर लगाओ तुम कहां? राज्य में। एक घटना तुम्हें बहुत अच्छी याद होगी, योगी वन वाली। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले वे गोरखपुर से लोकसभा के सांसद थे। लोकसभा के सांसद हो तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये नियम है। तुमको कहां आना पड़ेगा? चाहे यहां का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, चाहे यहां का। वो विधायक ही लड़े नहीं थे, डायरेक्ट भेजा गया था। समझना कि यही जो बात मैं बोल रहा हूं 6 माह वाली, यही बोल रहा हूं। उनको यहाँ के सांसद थे, उनको डायरेक्ट पार्टी ने कहा भेज दिया, जाओ तुम यूपी के मुख्यमंत्री बन जाओ। बना दिया यूपी का मुख्यमंत्री। अब क्या करेंगे भाई? अब उनके पास क्या ऑप्शन है? यूपी जो राज्य है, यूपी 2 सदन वाला राज्य है। यहाँ विधान परिषद भी है, यहाँ विधानसभा भी है। तो उस समय योगी आदित्यनाथ को 6 माह के अंदर चाहे इस सदन का मेंबर होना चाहिए था, चाहे इस सदन का मेंबर हो जाना चाहिए था। योगी फर्स्ट में वो इस सदन में नहीं आए, वो एमएलसी बन गए, विधान परिषद के मेंबर बन गए। कैसे बन गए? यहाँ पे निर्वाचन भी होता है और राज्यपाल का 1/6 मनोनयन भी होता है, जैसे जैसे राज्यसभा में होता है। यहाँ भी प्रक्रिया चलती है मनोनयन वाली। तो ये बन गई लखनऊ से एमएलसी, लखनऊ सेंट्रल एमएलसी के पद से आ गए। और क्या बन गए? बाद में मुख्यमंत्री बने रहे। जब दूसरी योगी जी की सरकार आई, 21 या 22 जो रही हो, उसमें क्या हुआ? वो विधायकी का चुनाव स्वयं लड़े और जीते। अब की बार कहां से आए? विधान सभा से। तो विधानसभा से जो विधायकी का चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें जनता वोट देती है, नियम तो यही है कि यही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब 6 राज्य में आप सोच सकते व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? विधान परिषद की। कितने राज्य में व्यवस्था है सर? 6। अगर मैं तुमसे कहूं यार कमेंट करके इन्हीं 6 राज्यों का नाम बता दो, तो क्या बता सकते हो कि आज भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? बिहार, क्लियर। उत्तर प्रदेश, बताओ ना, आगे बढ़ो। बिहार, उत्तर प्रदेश। तीसरा जल्दी से बोलो यार, मुझे कंफर्म नहीं है। शायद एमपी या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, क्या है? जल्दी सोचो। पढ़े तो हो ना यार, राजनीतिक पकड़ रखे हो, बताओ। चलो, नहीं याद मुझे भी और तुम्हें भी। याद हो तो कमेंट, मुझे तो नहीं याद है यार। आ जाओ। विधान परिषद कितने राज्य में है? 6 राज्य में है। तो 6 राज्य में मुख्यमंत्री इस बनने के लिए, चाहे आप इस सदन के हो, चाहे आप इस सदन के हो। लेकिन अगर आपके राज्य में विधान परिषद नहीं है, जैसे उत्तराखंड, जैसे पश्चिम बंगाल में अब की बार चुनाव हुआ, ममता बनर्जी अपनी सीट हार गई, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहां ये व्यवस्था नहीं थी, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब उन्हें कितने महीने का समय था? 6 महीने का। तो 6 महीने में वो किसी एक अपनी सीट से एक विधायक से इस्तीफा दिलवा के वहां से लड़ी और विधानसभा की मेंबर बन गई। यही कहानी अभी उत्तराखंड की थी। पुष्कर धामी अपनी सीट हार चुके थे, उनको भाजपा ने भाई शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बना दिया। जब मुख्यमंत्री बनाया तो वहां परिषद तो है नहीं कि तुम साइड से आ जाओगे। तो 6 माह के अंदर तुम्हें विधानसभा जीत के पहुंचना, वरना आपकी मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, प्रधानमंत्री पद समाप्त हो सकता है। तो 2 चीजें क्लियर हुई, मुख्यमंत्री यहाँ से दोनों से और प्रधानमंत्री यहाँ दोनों का व्यक्ति बनेगा। अब आते हैं अपने पिछले टॉपिक पे। ये पॉइंट समझ में आया तुम? आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं यार। अगला हमारा जो टॉपिक होगा, अब हम आते हैं संसद पर।
इसके पहले भी अभी संसद पे ही थे यार, आप सही से संसद पे आते हैं, बात को समझना। ठीक है, चलो हमारा टॉपिक है संसद। क्या है? संसद। ठीक, संसद में हम एक चीज को देखेंगे सर, संसद में 2 पॉइंट। इसके पहले सेम हम पॉइंट बात किए थे राज्यसभा और लोकसभा। आज हम तुमसे जो चर्चा करने चल रहे हैं सर, बिना इसके एग्जाम खत्म ही नहीं होगा सर। 100% आना तय है और आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, ये मेरी गारंटी है। इतना व्यवस्थित ढंग से इस टॉपिक को कोई प्रेजेंट नहीं करेगा। अब संसद में सर 2 सदन है। कितने सदन है? 2। पहला सदन है सर हमारा राज्यसभा। राज्यसभा सर पहला सदन हमारा कौन सा है? राज्यसभा। और दूसरा सदन है सर हमारा लोकसभा। लोकसभा। आज हम आर्टिकल पे नहीं आएंगे। अगर आप कहेंगे आप आर्टिकल पे आ जाइए, तो आज हम आर्टिकल पे आने की मुद्रा में नहीं है। ठीक, आज किस पे बात करेंगे? अब राज्यसभा को हमारे यहाँ कहा जाता है उच्च सदन, और लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। निम्न सदन। यदि इसके पहले सेम पॉइंट बताया, ज्यादा बताना नहीं है। अब आती है बात इनके संख्या पे। जो वीडियो चल रहा है इसको जरूर सेव करते चलिए, लिखते चलिएगा। ठीक, अब राज्यसभा। क्या सर? राज्यसभा। अब अगर राज्यसभा की हम संख्या की बात करें तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या राज्यसभा में वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे सर 250। पहली लाइन क्या होगी? अधिकतम संख्या। दूसरा शब्द है वर्तमान संख्या। क्वेश्चन यहां पे आएगा, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, गारंटी बता रहा हूं। ठीक, अधिकतम संख्या सर और वर्तमान संख्या। अधिकतम संख्या 250। अधिकतम संख्या कितनी है? 250। तथा वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या है 245। वर्तमान संख्या है 245। अधिकतम संख्या है 250 तथा वर्तमान संख्या है 245। कहां की? राज्यसभा की। कितने सांसद वर्तमान में है? 245। अधिकतम कितने हैं? 250। यहां तक तो बात सबको पता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सेम लाइन तुम यहां बनाओगे, साथ लेके कितने चलेंगे तो छोटा छोटा दिखेगा आपको, और तो साइड कर देते। ठीक, इसको कर लिए। चलो इसको देख लो थोड़ा सा तुम। अब यहां पे अगर हम बनाएंगे तो देखिए, यहां भी बना लीजिए। अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या यहां पे अधिकतम संख्या कितनी है? 550। यहां पे अधिकतम 550। वर्तमान कितनी है? वर्तमान संख्या कितनी है? 543। 45 वाली गलती नहीं करना, 45 वाली गलती नहीं करना, ध्यान रखना। यहां पे 550। 52 वाली जो गलती है वो फिर भी लिखते लिखते आदत पड़ी है। 550। दोनों का अंतर तुमको मैं बहुत पहले से बता चुका हूं। राज्यसभा जिसको तुम वोट नहीं देते, तुम वोट नहीं देते, कौन वोट देगा? राज्यों के विधायक। लोकसभा जिसको तुम सीधा वोट देते हैं। प्रत्यक्ष वोटिंग, अप्रत्यक्ष वोटिंग। प्रत्यक्ष वोटिंग, अप्रत्यक्ष वोटिंग। बातों को क्लियर किए। अब अधिकतम संख्या 550। अधिकतम 500। अभी इस पे लॉ ईयर है, कब बढ़ेगा 26 में, सब बात करेंगे आगे। अभी चलते हैं वर्तमान में। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 543। 52 पहले था, यहाँ पे 45 था। 104वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का 2 मनोनयन समाप्त कर दिया गया। तो क्लियर पॉइंट हो गया। अब हो गया 543, 550। अब हम सर इसको भी बांटेंगे।
इसको भी बांटेंगे। आइए देखते हैं पहले राज्यसभा में। ठीक, थोड़ा साइड चलता रहेगा, एक साथ हो जाएगा। राज्यसभा में चलते हैं। अब राज्यसभा में अधिकतम कितनी है? देखिए, राज्यसभा में अधिकतम है 250। अब इस 250 में कितने निर्वाचित हैं, कितने मनोनीत हैं? तो निर्वाचित, फिर कितने मनोनीत हैं? मनोनीत। सर, इस 250 में कितने? 238 निर्वाचित हैं। कितने निर्वाचित हैं? 238 निर्वाचित हैं। कितने मनोनीत आते हैं? 12 मनोनीत आते हैं। कितने मनोनीत आते हैं भैया? 12 मनोनीत आते हैं। 12 मनोनीत आएंगे। अब इसमें तो मनोनयन का कोई चक्कर है भैया? इसमें मनोनयन का कोई चक्कर है क्या? शायद नहीं है, नहीं है। तो सर क्या है, एक मिनट इसको ड्रॉप कर लिया जाए, अब तब इनको उठाएंगे। यहाँ पे तुम समझो, पहले इनको पूरा कर लिया जाए। ठीक, इनको बीच में करके इनको पूरा कर लिया जाए। चलिए, अधिकतम संख्या सर 250। वर्तमान संख्या सर, अधिकतम संख्या सर 250। ठीक, अधिकतम संख्या 250 और वर्तमान संख्या 245। किसका? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। क्लियर? देखो ये। ठीक, अब आ जाइए यहां पे। फिर इसमें 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। 238 निर्वाचित, 12 मनोनीत। अब वर्तमान में अगर हम बात करें कितने निर्वाचित और कितने मनोनीत, इसको तुम ड्रॉप रखो यहाँ पे, इसको पैक कर दो, इसका प्रोजेक्ट खत्म करो। अभी राज्यसभा समझो। ये क्या है? वर्तमान कितने संख्या? 245। अब इस 245 में कितने निर्वाचित, कितने मनोनीत? तो सब निर्वाचित, मनोनीत में कोई कमी नहीं होगी। 12। 245 में से 12 घटा दोगे, कितना आएगा? निर्वाचित कितने बच्चे? 233। तो वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 233। अधिकतम कितने निर्वाचित हो सकते हैं? 238। मनोनीत वर्तमान में होते हैं 33, हो सकते हैं 38। मनोनीत 12 दोनों तरीके से 12। अब बात करेंगे इन 238 के पार्ट की। 238 लोग कहां से कैसे आएंगे? अब देखिए, 238 को बांटा गया 2 भाग में। ये कहां से आएंगे? ठीक, पहला होगा राज्य और दूसरा होगा संघ शासित प्रदेश। तो राज्य, यहां पे हम सब क्या लिख देंगे? राज्य से कितने आएंगे? और यहां पे होगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे? सर 238 निर्वाचित होंगे। इस 238 निर्वाचन में 230 राज्यों से आएंगे। 230 राज्यों से आएंगे। कहां से आएंगे? राज्य से आएंगे। कितने बच्चे? 8 कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। ये सर अधिकतम संख्या का है, अधिकतम का। लेकिन जब तुम वर्तमान में आओगे, किस में आओगे? वर्तमान में। तो वर्तमान में क्या कम हो जाएगा? आइए देखते हैं कितने निर्वाचित हैं। 233 निर्वाचित हैं वर्तमान में। तो यहाँ पे कितने राज्य से वर्तमान में है, कितने संघ शासित से? तो यहाँ लिखेंगे राज्य से, यहाँ लिखेंगे संघ शासित प्रदेश से। यहाँ क्या लिखेंगे? राज्य से। यहाँ क्या लिखेंगे? संघ शासित प्रदेश से। तो सर 225, इसमें 225 कहां से आएंगे? 225 आएंगे सर
राज्य से, वर्तमान में राज्यसभा सांसदों में कितने राज्य से निर्वाचित होंगे? 225। और अधिकतम कितने निर्वाचित होंगे? 230। 5 का वही जो गैप वहां पे चलेगा। केंद्र शासित प्रदेश से तब भी 8 था, वर्तमान में भी 8 है और वास्तव में भी 8 है। तो यहां कितना करोगे? 8 सदस्य। ये मेरी बात को समझ में यहां तक आई कि नहीं आई? एक बार देखो, हल्का सा तुमको फिर समझा दूं। चलो देखो, दिख रहा है? ठीक, छोटा किया गया। देखो, राज्यसभा अधिकतम संख्या 250, वर्तमान संख्या 245, 5 का अंतर। अधिकतम में निर्वाचित 238, अधिकतम में मनोनीत 12, वर्तमान में निर्वाचित 233, 5 कम हो गए, मनोनीत 12। अधिकतम में राज्य को कितना मिला? 230। अधिकतम में केंद्र को कितना मिला? 8। और वर्तमान में कितना मिला राज्य को? 225। और राज्य केंद्र को कितना मिला? 8। अब अगर हम तुमसे कहें 8 को बांटो, किसको बांटोगे? 8 को बांटो। किस 8 को बांटो? जो 8 हम तुमसे पूछ रहे हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में तुमको पता है? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? यहां पे तो हम एक एक को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दिल्ली से 3, दिल्ली में कुल कितने सांसद होते हैं केंद्र शासित में? 3 होते हैं। पुदुचेरी में 1, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 सीट, चंडीगढ़ 1 सीट, दादरा नगर और हवेली 1 सीट, दमन द्वीप 1 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट, पुदुचेरी 1 सीट। बातों को समझे? ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हारा। तो वर्तमान में इन चीजों को तुम हल्का सा लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब हम आते हैं किस पे सर? अब आते हैं लोकसभा पे। अब कहां आएंगे? लोकसभा पे। देख लीजिए, पॉइंट क्लियर है ना? ये वर्तमान और अधिकतम, ये क्वेश्चन हमेशा फंसाता है। अब हम आते हैं सर लोकसभा पे। एक नया पेज जोड़ लिया जाए, छोड़। ये स्क्रीनशॉट तुम ले लो, फिर आते हैं लोकसभा, एक अलग पेज बना लिया जाए। ले लो, छोड़ो। अब आ जाओ तुम लोकसभा। लोकसभा किस पे आ जाओ? लोकसभा। अधिकतम, अधिकतम दूसरा शब्द क्या था वहां पे? वर्तमान। वर्तमान, अधिकतम और वर्तमान, क्लियर? और अधिकतम में कितने सदस्य हैं? 550। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543। वर्तमान में लोकसभा में कितने सांसद हैं? 543। अब अधिकतम में पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? अधिकतम में पहला पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ तुम्हारा। अब यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे क्या है? अधिकतम। अधिकतम में 2 वर्ग हम बनाएंगे, एक राज्य को कितने मिलेंगे और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश को कितने मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआईसी प्रवक्ता, आरओ, लोअर पीसीएस आए हुए क्वेश्चन है। ये बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। अधिकतम में कितने हैं? 550। तो 550 में कितने सांसद राज्यों के हैं जो नॉर्मल राज्य हैं और कितने सांसद केंद्र शासित प्रदेशों के हैं? तो सर 550 में 530 सदस्य कहाँ के हैं? राज्य के हैं। और 20 सदस्य कहाँ के हैं? केंद्र शासित प्रदेश के हैं। ये कहाँ के हैं सर? राज्य के हैं। ये कहाँ के हैं? राज्य के हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या कहती है? वर्तमान तो सर इससे 7 कम है, ये 50 है, वो 43 की है। तो वर्तमान स्थिति क्या कहती है? सर वर्तमान स्थिति हमारी ये कहती है, ठीक, वर्तमान स्थिति सर हमारी ये कह रही है कि कितने सदस्य राज्य को मिले और कितने सदस्य केंद्र को। तो वर्तमान में राज्य को सर मिले कितने सदस्य? 524 सदस्य।
कितने सदस्य हमने दिए? 524। यहाँ 7 कम था, 7 नहीं कम किए, 7 हम नहीं कम किए, ये अधिकतम था। क्या है? 524। किसको मिले? ये राज्य को मिल रहे हैं। और कितने? 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश को मिल रहे हैं सर। कितने सदस्य? 19 केंद्र शासित प्रदेश को, और 524 सदस्य किसको मिल रहे हैं? राज्य को मिल रहे हैं। क्लियर? अब एक सीरीज किसी दिन यहाँ अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ बना के आपको, मेरी बात को समझे, सीधा अपलोड कर दूंगा। जैसे अब इसमें 524 सदस्य हैं राज्य में। कितने सदस्य हैं राज्य में? 524। लेकिन अब इस 524 सदस्य में सबसे ज्यादा सदस्य किस राज्य में है सर? 80 सीट है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। कितने सीट है? 80। इसी प्रकार नॉर्मल राज्यों में बांट दी गई। अब केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीट मिल रही है? 19 सीट मिल रही है। कितनी सीट मिल रही है? 19 सीट मिल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा सीट किसके पास है सर? इसमें 7 सीट दिल्ली के पास है। 7 सीट किसके पास है? दिल्ली के पास है। 5 सीट जम्मू कश्मीर पे है। 5 सीट जम्मू कश्मीर पे है। कितना? 5 सीट। ठीक। एक लद्दाख को है, एक अंडमान निकोबार को है, एक चंडीगढ़ है, एक दादर नगर और हवेली की सीट है, एक दमन द्वीप की सीट है, एक लक्षद्वीप की सीट है और एक पुदुचेरी की सीट है। इसको आपको याद करना चाहिए। खाली टाइम में कभी कभी जब आप बैठिए तो कितनी सीटें किस राज्य को मिली है, और वो राज्य विशेष आपको याद करने पड़ेंगे जहां पे हाल में चुनाव हो रहा है। अभी ये मैं पढ़ाते पढ़ाते गलती कर गया था, शायद मैं उसको सुधार लेना एक मास्टर के लिए उचित समझता हूँ। ये मैं एडिटिंग फिटिंग का काम नहीं, सीधा सीधा मैं तुमको बता दूं। अभी मैं तुमको जब पढ़ा रहा था पिछले पेज पे, तो मैं यहाँ पे था, राज्यसभा में था। दिख रही फोटो? नहीं दिख रही है? दिख रही है? देखो, राज्यसभा में था और मैं राज्यसभा में बात कर रहा था वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में जो राज्यसभा के केंद्र शासित प्रदेशों को मेरी संख्या है कितनी है? 8। सर 8 में 3 सीट दिल्ली को मिली है। यहां पे मुझसे गलती हो गई थी। 3 सीट दिल्ली को मिली है, 1 सीट पुदुचेरी को मिली है और 4 सीटें जम्मू और कश्मीर की होंगी। तो 4 4 8 ये पूरा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा राज्यसभा का सर, और ये आपका हो गया पूरा का पूरा लोकसभा का। कहाँ का हो गया? लोकसभा का अधिकतम, वर्तमान और ये सीटों का जिस दिन आप कभी ऐसा आएगा जब राज्य पढ़ाएंगे, स्पेशली राज्य तो हम आपको सीटें बता देंगे। ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। अब हमको क्या शुरू करना है? अब हमको शुरू करना है आर्टिकल्स। किसके आर्टिकल शुरू करने हैं? भाग 5 संघ की विधायिका के। ठीक, चलिए।